हेलो दोस्तों, आज मैं 2023 में रिलीज हुई कोरियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द घोस्ट स्टेशन को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 10 और इसे डायरेक्ट किया है जियोंग यून की ने। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है ओक्सू स्टेशन को दिखाते हुए, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जो स्टेशन में बैठ के ट्रेन का वेट कर रहा था। तभी एक औरत वहां आती है जो कि नशे में लग रही थी। वो लड़का उसकी फोटो खींच के सोशल मीडिया में अपलोड कर देता है। तभी वो औरत अपना सर दीवार पर पटकने लगती है। वो लड़का घबरा जाता है और जब वो अपने फोन में लोगों के कमेंट्स को देखता है तो उसे पता चलता है कि इस स्टेशन में भूत है। और जैसे ही वो उस औरत को दोबारा पलट के देखता है तो वो औरत गायब हो चुकी थी। तभी उस प्लेटफॉर्म में एंट्री गेट ओपन हो जाता है, जबकि वहाँ कोई ट्रेन नहीं आया था। वो लड़का गेट से झांकता है, तभी गेट बंद होने के वजह से उसकी वहीं बेरहमी से मौत हो जाती है। अब स्टोरी कुछ टाइम के लिए पीछे जाती है, जहाँ हम ना योंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रिपोर्टर है। उसे उसकी बॉस काफी खरी खोटी सुनाती है क्योंकि उसने ओक्सू स्टेशन पे एक मॉडल की फोटो क्लिक की थी उससे बिना कंसेंट लिए, और उस फोटो को पोस्ट भी किया था। उस मॉडल ने कंपनी से उसकी फोटो को पब्लिश करने के लिए जुर्माना मांगा था। उसकी बॉस उससे कहती है कि या तो वो उस मॉडल से माफी मांग ले या फिर $50,000 का जुर्माना भर दे। नायोंग कहती है कि उसने उस मॉडल का कंसेंट लिया था और पोस्ट पब्लिश करने से पहले उसके एडिटर ने सब चेक किया था। उसकी बॉस कहती है कि उसे या तो मॉडल से माफी मांगनी पड़ेगी या फिर उसे ज्यादा से ज्यादा ऐड लाने होंगे ताकि कंपनी जुर्माना भर सके, क्योंकि नायोंग के पास पैसे नहीं थे जुर्माना भरने के लिए। इसके बाद नायोंग ओक्सू स्टेशन में अपने दो दोस्तों से मिलने जाती है जिनका नाम यूवॉन और स्योंगजुन था, और वो दोनों उसी स्टेशन में काम करते थे। इन्हीं दोनों ने उसे मॉडल के बारे में बताया था। नायोंग उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है और उस मॉडल का नंबर मांगती है ताकि वो उससे मिलके माफी मांग सके, पर किसी के पास उस मॉडल का नंबर नहीं था। वो तीनों उनकी शिफ्ट खत्म होने के बाद फिर मिलते हैं और नायोंग उन्हें कहती है कि अब उसे कोई और कहानी ढूंढनी पड़ेगी जिससे उसे कई सारे ऐड मिले, क्योंकि उसके पास बस यही एक चारा बचा था बचने का। तभी यूवॉन उसे कल रात में उस स्टेशन में हुए सुसाइड वाले खबर के बारे में बताता है, पर नायोंग कहती है कि उस केस को उसने अपने एडिटर के साथ डिस्कस किया था और उसे कहीं से भी वो सुसाइड नहीं लगा। पर स्योंगजुन उसे बताता है कि उस रात वो वहाँ था और उसके बॉस ने उसे वहाँ उस आदमी को बचाने के लिए भेजा था। उसने उस आदमी को रोकने की कोशिश की थी, पर वो आदमी काइंड ऑफ पोजेस्ड था। उसने उसकी बात नहीं सुनी। स्योंगजुन ये भी बताता है कि उसने वहाँ एक बच्चे को भी देखा था। यूवॉन को लगता है कि नायोंग इस स्टोरी को भूतिया स्टोरी में कन्वर्ट कर सकती है, पर नायोंग कहती है कि उस बच्चे को स्योंगजुन के अलावा किसी ने नहीं देखा, तो वो कैसे उस पर रिपोर्ट बना सकती है। तभी स्योंगजुन उसे बताता है कि फ्यूनरल डायरेक्टर ने भी एक बच्चे को वहाँ देखा था। नायोंग उस फ्यूनरल डायरेक्टर से मिलने जाती है, जहाँ उसे एक औरत दिखती है जो कुछ सामान लेके वहाँ से निकल जाती है। नायोंग को फ्यूनरल डायरेक्टर एक ओझा जैसा लगता है। फ्यूनरल डायरेक्टर उसे बताता है कि उसके पिता एक ओझा थे। वो उसे आगे बताता है जब वो उस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था तो उसे वहाँ एक बच्चा दिखा था जिसने उसे अपना नाम 1211 बताया था। नायोंग फ्यूनरल डायरेक्टर के हाथों में एक कट के निशान को नोटिस करती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद नायोंग स्योंगजुन को कॉल करके उस रात के CCTV फुटेज की एक कॉपी अरेंज करने को कहती है और एक पुलिस ऑफिसर से मिल के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, पर वो उसे कहता है कि एक नशे में धुत फ्यूनरल डायरेक्टर और एक सबवे क्लर्क के बातों पर उसे यकीन नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ स्योंगजुन ने जब से उस आदमी को ट्रेन के सामने कट जाते देखा था उसे बुरे सपने सताने लगे थे और वो बहुत डरा हुआ था। और यूवॉन जो हमेशा उसे डराता रहता था वो उसे वॉशरूम में अकेला देखकर फिर से डराता है, पर इस बार स्योंगजुन के वहां से चले जाने पर उसे मिरर पे कुछ नंबर लिखा दिखता है।
थोड़ी देर बाद स्योंग जुन सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी बनाता है और उसे ना युंग को जाके देता है और उसे ये भी बताता है कि उसने रास्ते में उसी ट्रेन ड्राइवर को देखा था जो उस एक्सीडेंट वाले रात ट्रेन चला रहा था। अब ना युंग उस ड्राइवर से मिलने जाती है जो उसी स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ था। उस ड्राइवर के पास एक औरत बैठी हुई थी जो ना युंग के आते ही वहाँ से उठ के चली जाती है। ना युंग उस ड्राइवर से पूछती है कि उस एक्सीडेंट के टाइम कितने लोग थे। ड्राइवर उसे बताता है कि वहाँ 2 लोग थे। हम उस ड्राइवर के पीछे एक बच्चे को देख पाते हैं जो उसके गर्दन में लटका हुआ था और उस ड्राइवर के हाथ में और गर्दन में कई सारे खरोच के निशान थे। आगे वो ड्राइवर वहाँ से उठ के अंडरग्राउंड एक रूम में जाता है। ना युंग उसका पीछा करती है जहाँ पे वो उस ड्राइवर के पूरे फेस में कट के निशान को देखती है जो कि बहुत डरावना था। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ना युंग ट्रेन से कहीं जा रही थी। वो लोगों को अपने आर्टिकल को पढ़ते देखती है और बहुत खुश होती है, पर जब वो ट्रेन से उतरती है तो कोई उसके पैरों को पकड़ लेता है। वो उसे देख के डर जाती है और हम देखते हैं कि ना युंग अपने ऑफिस में सोते हुए सपने को देख रही थी। वो रियलाइज करती है कि वो एक सपना था। तभी उसके कलीग्स उसके सक्सेस के लिए सेलिब्रेट करने उसके पास आते हैं। ना युंग का आर्टिकल सच में वायरल हो गया था, पर तभी उसकी बॉस आके उसे बताती है कि जिस ड्राइवर का उसने इंटरव्यू लिया था वो 9 बजे ही मर गया था और उसने उसका इंटरव्यू 10 बजे कैसे लिया। ना युंग अब सीसीटीवी चेक करती है तो सच में वो प्लेटफॉर्म में अकेली बैठी थी। उस ड्राइवर ने बेसमेंट में सुसाइड किया था जहाँ ना युंग उसका पीछा करते हुए गई थी। हम सीसीटीवी में उसकी लाश को साफ साफ देख पाते हैं। इसके बाद ना युंग अपने बॉस के पास जाती है जहाँ उसकी बॉस उसे कहती है अगर उसने वो इंटरव्यू सच में नहीं लिया था तो उसे इस जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा। तभी एक एम्प्लॉय आके उन्हें बताता है कि ऑक्सू स्टेशन में जो ट्रेनी मरा था उसकी बहन ना युंग से मिलना चाहती है। जब ना युंग उस लड़की से मिलने जाती है तो वो नोटिस करती है कि वो लड़की वही है जिसे उसने फ्यूनरल डायरेक्टर के यहाँ और ड्राइवर के पास देखा था। इस लड़की का नाम ताई ही था। ये उसी पहली विक्टिम की बहन थी। वो ना युंग को बताती है कि उसका भाई उस प्लेटफॉर्म में एक कुआं ढूंढने गया था जिसे वो अक्सर अपने सपनों में देखती है, पर उसे याद नहीं है कि वो उस कुएं को क्यों देखती है। वो ये भी बताती है कि जब ऑक्सू स्टेशन की ओपनिंग हुई थी तब उसके पिता की मौत प्लेटफॉर्म में गिर जाने की वजह से हुई थी। वो और उसका भाई वहीं थे, पर उसको याद नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ था। ताई ही मेंटली फ्रस्ट्रेट थी और अपनी मेमोरीज खो जाने की वजह से वो कुछ याद नहीं कर पा रही थी। वो आगे बताती है कि उसे एक कुआं हमेशा दिखता है जिसे शायद से ऑक्सू स्टेशन के बनाते समय ढक दिया गया होगा। ना युंग उस कुएं के बारे में सर्च करती है जहां उसे पता चलता है कि ये कुआं एक ऑर्फनेज के बाहर हुआ करता था। वो उस फोटो को ताई ही को भेजती है। ताई ही उसे बताती है कि ये वही कुआं है, पर उसे ऑर्फनेज के बारे में कुछ याद नहीं है। ना युंग और स्योंग जो अब उस ड्राइवर की लाश को देखने जाते हैं जहां फ्यूनरल डायरेक्टर मौजूद था। ना युंग को तस्वीर लेते समय डेड बॉडी की आंख खुली हुई महसूस होती है। फ्यूनरल डायरेक्टर उन्हें बताता है कि 30 साल से जब से ये स्टेशन बना है यहाँ कई मौतें हुई है और हर लाश पे नाखून के निशान पाए गए हैं। तभी स्योंग जो फ्यूनरल डायरेक्टर के हाथों में भी नाखून के निशान को देखता है और उसके गर्दन के पास किसी के हाथों को महसूस करता है। फ्यूनरल डायरेक्टर जो कि एक ओझा का बेटा था वो उन्हें बताता है कि जो लोग मर रहे हैं वो बदनसीब है और किसी के गुस्से के वजह से मर रहे हैं। यहाँ ये तो साफ था कि फ्यूनरल डायरेक्टर को सब कुछ पता था। दूसरी तरफ ताई ही को अपने भाई के सामान से उनके पिता की एक डायरी मिलती है जिसमें कई सारे नंबर्स लिखे हुए थे और एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो और उसका भाई अपने पिता के साथ उसी ऑर्फनेज के सामने खड़े थे। वो ये देख के काफी डर जाती है। दूसरे दिन ना युंग जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका आर्टिकल
आर्टिकल इतना वायरल हो चुका है कि लोग उस स्टेशन में जाके सेल्फी क्लिक कर रहे हैं अपने हाथ में फेक कट के साथ। नायुंग को थोड़ा अटपटा लगता है, पर उसका कलीग उसे कहता है कि ये उसी के लिए अच्छा है, अब कंपनी को ज्यादा से ज्यादा ऐड मिलेंगे। तभी उसकी बॉस नायुंग को बुलाती है और उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब कंपनी तुम्हारा जुर्माना भर देगी। पर जब नायुंग उसे कहती है कि वो ताईही की बताए हुए कुएं के बारे में लिखना चाहती है, तो वो उसे लिखने के लिए मना कर देती है, क्योंकि ताईही मेंटली बीमार थी और उसके बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता था। आगे हम देखते हैं कि यूवॉन सियोंगजुन को फिर से डराता है, पर सियोंगजुन यूवॉन के बॉडी में कई सारे कट के निशान को देख के उसे डॉक्टर को दिखाने को कहता है। वो दोनों जब प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं तो उन्हें वही मॉडल दिखती है जिसने नायुंग के कंपनी पर जुर्माना लगाया था। वो सोचते हैं कि नायुंग को वो कॉल करके ये बात बताएंगे, पर अब कंपनी ने जुर्माना भर दिया था तो कोई फायदा नहीं था नायुंग के उस मॉडल से माफी मांगने का, इसीलिए वो नायुंग को कॉल नहीं करते। खैर, सियोंगजुन की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, वो घर चला जाता है और यूवॉन की ड्यूटी स्टार्ट हुई थी। थोड़ी देर बाद वॉशरूम में हम उसी मॉडल को देखते हैं जिसके बॉडी पर भी कट के निशान थे। उसे एक बच्चा अचानक से अपने आंखों के सामने दिखता है। वो इतना डर जाती है कि वो चिल्लाते हुए एक टॉयलेट में गिर जाती है। उसकी वहीं मौत हो जाती है और उस टॉयलेट का दरवाजा बंद हो जाता है। यूवॉन को उसका सुपरवाइजर बताता है कि वॉशरूम में किसी की चीख सुनाई दी है और उसे जाके वहाँ देखना है कि वहाँ सब ठीक है या नहीं। जब वो वॉशरूम में पहुँचता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। जब वो उनमें से एक टॉयलेट के नीचे से झांकता है तो उसे एक बच्ची दिखती है। वो डर के भागने की कोशिश करता है, पर उसे भी वो बच्ची मार डालती है। जब नायुंग अपने दोस्त यूवॉन के फ्यूनरल में पहुंचती है तो उसकी बॉस उसे उस रिपोर्ट को भी कवर करने को कहती है, पर नायुंग ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि यूवॉन उसका खास दोस्त था। कुछ देर बाद जब वो सियोंगजुन के पास पहुंचती है तो वो उसे बताता है कि उसे सीढ़ियों के पास एक बच्ची दिखी थी जिसके ऊपर एक नंबर लिखा था, और जब से उसने उसे देखा है उसके हाथों पर भी कट के निशान आ गए हैं। यहाँ इतना तो क्लियर था, जो कोई भी इन नंबरों को पढ़ता था वो श्रापित हो जाता था और उनकी मौत हो जाती थी। अब सियोंगजुन भी श्रापित था। वो बहुत डरा हुआ था, इसलिए नायुंग उसे अपने घर ले आती है, जहाँ सियोंगजुन अपने सपने में कई सारे बच्चों को अपने पास आते देखता है और थोड़ी देर बाद खुद को एक कुएं के अंदर पाता है, जहाँ पे यूवॉन उस पे हमला कर देता है। तभी उसकी आँख खुलती है और वो नायुंग को बताता है कि उसे एक कुआं हमेशा दिखता है। इसके बाद वो दोनों ताईही के पास जाते हैं क्योंकि उसे भी एक कुआं हमेशा दिखता था। ताईही उन्हें बताती है कि उसके भाई के सामान से एक डायरी मिली है और उसके पिता ही उस ऑर्फनेज को चलाते थे और वो नंबर्स उन बच्चों की एडमिशन की डेट्स हैं। नायुंग ताईही से उसके भाई का सेल फोन मांगती है, जिसमें उन्हें एक वीडियो मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि ताईही के भाई ने उस स्टेशन के नीचे एक सुरंग ढूंढ निकाला था जहां उसे बच्चों की हड्डियां मिली थी। नायुंग और सियोंगजुन तुरंत उस जगह जाते हैं ताकि वो भी उस जगह को ढूंढ सके। उन्हें वो जगह मिल जाती है जहां उन्हें वो सारे बच्चे मिलते हैं। नायुंग उनसे कहती है वो सबको उनकी कहानी बताएगी। तभी वो सारे बच्चे एक साथ चीखते हैं। उनके चीख में काफी दर्द था जो उन लोगों ने अपने जीते जी झेला था। उन बच्चों के गायब होते ही उन्हें वहाँ कई सारे बच्चों के स्केलेटन मिलते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पुलिस आके उन बच्चों के शवों को वहाँ से निकाल रही थी। सबको उस जगह के बारे में पता चल चुका था। अब जब उन बच्चों को शांति मिल गई थी तो ये श्राप भी खत्म हो जाना चाहिए था, पर सियोंगजुन के हाथों से अभी भी वो निशान नहीं गया था। उन्हें लगता है कुछ टाइम बाद ये जख्म भी भर जाएगा। दूसरे दिन जब नायुंग अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसकी बॉस उसको कंपनी से निकाल देती है क्योंकि उसने अपनी बॉस की बात नहीं मानी थी और कुएं के बारे में आर्टिकल पब्लिश कर दिया था। नायुंग का कलीग उसे बताता है कि जब उसकी बॉस एक आम रिपोर्टर थी तब उसने भी इस कुएं के बारे में लिखने की कोशिश की थी, पर उसके सीनियर ने उसे नहीं लिखने दिया था। यहाँ साफ पता चल रहा था कि कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा राज है जिसे दुनिया से छुपाया गया था और उसकी बॉस भी इन सब में शामिल थी। खैर, हम आगे देखते हैं कि श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सियोंगजुन को अभी भी वो बच्चे दिख रहे थे। वो डर के भागते हुए फ्यूनरल डायरेक्टर
डायरेक्टर से मिलता है जिसके हाथों का निशान गायब हो गया था। वो उसके घर पे उससे मिलने जाता है और पूछता है कि उसने अपना श्राप खत्म कैसे किया। वो उसे बताता है कि आसान था, उसके लिए उसने ये श्राप किसी और को दे दिया। तभी हम ताई ही को देखते हैं जो नायुंग से मिलने गई थी और अब उसके हाथों पर भी निशान थे। वो नायुंग को बताती है कैसे फ्यूनरल डायरेक्टर ने श्राप को उसे दिया। ये श्राप उन नंबरों से जुड़ा हुआ था। इन नंबरों को पढ़ने वाला आदमी श्रापित हो जाता था। फ्यूनरल डायरेक्टर ने भी जबरदस्ती ताई ही से उस नंबर को पढ़वाया था, जिसके बाद उसका श्राप ट्रांसफर हो गया। ताई ही उसे बताती है उसे सब याद आ गया है। उसके पिता ही उस ऑर्फनेज को चलाते थे और उन बच्चों को उनके नंबर से पुकारा जाता था। वो आदमी असल में ताई ही और उसके भाई का पिता नहीं था। उस आदमी ने ऑर्फनेज के बच्चों को उसी कुएं में छुपा रखा था और जब भी उन बच्चों को उनके नंबर से बुलाया जाता था वो ऊपर आ सकते थे। इसीलिए उन्हें लगने लगा था कि नंबर्स को बुलाने पर वो जिंदा रह सकते हैं। ताई ही भी उन्हीं बच्चों में से एक थी, पर उसके भाई के जिद करने पर उसे उस आदमी ने कुएं से निकाल लिया था। ताई ही एक डायरी भी दिखाती है जिसमें उन बच्चों के ऑपरेशन के डेट्स थे। मतलब वो आदमी बच्चों के बॉडी पार्ट्स को बेचता था और अपने पकड़े जाने के डर से उसने उस कुएं को बंद करवा दिया। ये सब ताई ही और उसके भाई ने देखा था और ये सब देखने के बाद ताई ही मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। दूसरी तरफ फ्यूनरल डायरेक्टर सियोंग जुन से पूछता है अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इस श्राप को किसे देना चाहते हो। हम आगे देखते हैं दूसरे दिन नायुंग को सियोंग जुन का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसका फोन खो गया है और ये उसका नया नंबर है। नायुंग सियोंग जुन की चाल समझ नहीं पाती और उसके नंबर को बोलते ही सियोंग जुन का श्राप अब नायुंग पे आ जाता है। सियोंग जुन बस उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे भी जिंदा रहना है, क्योंकि नायुंग को पता था कि फ्यूनरल डायरेक्टर को पता है कि ये श्राप कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। वो उसके पास जाती है जहां वो उसे बताता है कि श्राप को किसी और को देने के लिए तुम्हारे अंदर मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सामने वाले इंसान को बच्चों के बारे में पता होना चाहिए, फिर चाहे वो इस श्राप को माने या फिर ना माने। नायुंग को आगे पता चलता है कि उसके आर्टिकल को किसी और के नाम से छापा जा रहा है। वो कंपनी के एचआर से बात करती है तो पता चलता है कि उसकी बॉस चाहती है कि वो रिजाइन कर दे। दूसरे दिन नायुंग अपना रिजिग्नेशन लेटर लेके अपने बॉस के पास जाती है और उससे पूछती है कि आपको उस ऑर्फनेज के बारे में पता था। कोई जवाब ना मिलने पर वो एक नंबर अपने बॉस के सामने रखती है और पढ़ने को कहती है। उसके बॉस के मना करने पर वो कहती है अगर वो इस नंबर को पढ़ती है तो वो बिना कुछ कहे अपना रिजिग्नेशन दे के वहाँ से चली जाएगी। उसके बॉस के उस नंबर को पढ़ते ही वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है और उसकी बॉस जो निशान देखते ही समझ चुकी थी कि वो अब श्रापित है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ताई ही का क्या हुआ। तो हमने जिस औरत को मूवी के स्टार्टिंग में देखा था जो नशे में स्टेशन में घूम रही थी और सोशल मीडिया में उसके पोस्ट पे लोग उस स्टेशन में भूत होने की बात को लेके डिस्कशन कर रहे थे, तो वो औरत और कोई नहीं ताई ही थी जो श्राप के चलते हो सकता है कि मर चुकी हो। और क्योंकि वो भी उन बच्चों में से एक थी इसीलिए अब वो भी अपने दोस्तों के दर्द का बदला लोगों को मार के लेने में उनकी मदद कर रही हो। और नायुंग की बॉस जिसे उस ऑर्फनेज में हो रहे घटनाओं का पता था पर उसने कभी इस बात को सामने नहीं आने दिया। एक तरीके से वो भी इन सब में दोषी थी, इसीलिए नायुंग ने उसे चुना श्राप को ट्रांसफर करने के लिए। और क्योंकि सामने वाले का उन बच्चों के बारे में जानना जरूरी था जैसा कि फ्यूनरल डायरेक्टर ने बताया था, इससे ये तो साबित हो जाता है कि सच में नायुंग की बॉस सब जानती थी। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।